देखिए सीपीसी आपका चल रही थी और आपका सीपीसी में ऑर्डर 6 बताया जा रहा था। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आपका प्लीडिंग में संशोधन बताया जा रहा था। मैंने इसको डिटेल में कल हम बताएंगे, अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। कुछ एक दो केस हैं और उसमें कुछ एक दो टेक मैंने पॉइंट हैं। लेकिन सामान्य नियम ये जानिए प्री के लिए कि अनिवार्य संशोधन यानी कि हर हाल में या कंपलसरी अमेंडमेंट आदेश 6 के नियम 16 में और ऐच्छिक या स्वैच्छिक आदेश 6 का नियम 17 और स्वैच्छिक संशोधन का आदेश दिया गया है। तो आदेश 6 का नियम 18 में पिछली बार समय पूछा गया था कि आदेश दिए जाने के कितने दिन के अंदर प्लीडिंग यानी कि वाद पत्र या लिखित कथन में एमेंड कर देना है। तो समय पूछा गया था पिछली बार जे में, तो आपका 14 दिन यानी कि कितना दिन है इसको डिटेल में हम बताएंगे। आपका तैयार नहीं हो पाया है भाई, जबरदस्ती ना बताया जाए। हाँ, ये अगला आर्डर चलते हैं। आपका आर्डर 7 से आपका प्लेंट यानी कि वाद पत्र के बारे में बातें बताई गई हैं। आदेश 6 का नियम 1 से शुरू करिएगा। प्लीडिंग या अभिवचन का मतलब बताया गया है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आदेश 6 का नियम 1 में। और प्लीडिंग का मतलब वाद पत्र या लिखित कथन। तो वाद पत्र कौन दायर करता है? वादी। लिखित कथन कौन दायर करता है? प्रतिवादी। तो वाद पत्र किसका अभिवचन है? वादी का। प्रतिवाद पत्र किसका अभिवचन हो गया? प्रतिवादी। अब वाद पत्र कैसे दायर किया जाएगा, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, कब प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बातें आदेश 7 से कवर होगी। और जब प्रतिवादी वाद पत्र का जवाब देगा, वादी के दावे का जवाब देगा, तो प्रतिवादी क्या लिखेगा या विपक्षी क्या लिखेगा, ये बातें आपका ऑर्डर 8 से कवर होगी। यानी कि वाद पत्र के बारे में आदेश 7 में प्रावधान है और रिटेन स्टेटमेंट WS या लिखित कथन या प्रतिवाद पत्र कहिए, उसके बारे में किस ऑर्डर में प्रावधान है? तो ऑर्डर 8। तो कम से कम ऑर्डर याद रखिए। आदि ऑर्डर 6 में प्लीडिंग, ऑर्डर 7 में वाद पत्र प्लेंट और ऑर्डर 8 में आपका लिखित कथन यानी कि WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट। इसके बाद सेट ऑफ यानी कि मुजराई। उसके बाद काउंटर क्लेम हम बताएंगे यानी कि प्रतिदावा। इसमें अंतर खूब पूछा जाता है, उसको थोड़ा मुजराई को कोरिलेट भी हमें करना है आगे चलकर। देखिए जहाँ तक ऑर्डर आपका 7 की बात है, जो ये ऑर्डर 7 रूल 1 है 2000 यानी कि पिछली बार इससे आपका जो जे का एग्जाम हुआ था, जो हम कोरिलेट करके बताएंगे। 3 क्वेश्चन इस पर आए थे, यानी कि आपका भिन्न भिन्न कानूनों से मैं बता दूं 3 क्वेश्चन आए थे। पूछा ये गया था। देखिए आपका एक एक छोटी छोटी बातें पहले जानिए। आदेश 7 में आपका प्लेंट या वाद पत्र के बारे में प्रावधान किया गया है।
अब जो आदेश 7 का पहला नियम है, यानी कि आर्डर 7 रूल 1 में ये बताया गया है कि वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ, इसका मतलब कि प्लेंट में जो बातें लिखी जाएंगी, जो कंटेंट्स लिखे जाएंगे, जो बातें अंतर्विष्ट की जाएंगी, अंतर्विष्ट न समझ में आए तो लिख लीजिए समाहित, या जो बातें होनी चाहिए उनके बारे में विशिष्टियाँ आपका दी गई हैं आदेश 7 के रूल 1 में। यानी कि जब वादी अपना वाद पत्र तैयार करे, न्यायालय में मुकदमा दायर करे, वाद पत्र के माध्यम से प्लेंटिफ दायर करता है, तो उस वाद पत्र में कौन कौन सी बातें होनी आवश्यक है, यानी कि उस वाद पत्र में वह क्या क्या लिखेगा, इस बात का वर्णन आदेश 7 रूल 1 में किया गया है। मेंस में भी पूछा जाता है, प्री में भी। सतर्क रहना है कि वाद पत्र के यानी कि प्लेंट के कंटेंट्स कहाँ दिए गए हैं, अंतर्वस्तु कहाँ दी गई है, ये 3 क्वेश्चन हम कोरिलेट करके बता रहे हैं। और एक बार आपका यूपीजे में ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो एक एक करके आपको एक जगह एकत्र करना है। अगर वाद पत्र की अंतर्वस्तु पूछता है तो आदेश 7 रूल 1 मारिएगा। मैं बता दूं, यहीं अगर आपका पूछे कि निर्णय की अंतर्वस्तु कंटेंट्स ऑफ जजमेंट, यानी कि निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा, जजमेंट के अंदर क्या लिखा जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आपका पूछता है तो आपका जवाब रहेगा आर्डर 20 के रूल 4, यानी कि आदेश 20 का कौन सा नियम 4। यही क्वेश्चन अगर घुमा दे कि डिक्री की अंतर्वस्तु क्या होगी, आज्ञप्ति के अंदर क्या लिखा जाता है, तो डिक्री की अंतर्वस्तु पूछे तो आर्डर 20 का रूल 6 बताएंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन एक साथ तैयार रखिए। वैसे आर्डर 7 रूल 1 ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन 2 हम नए क्वेश्चन बता रहे हैं जो अब तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूरा चांस है कि पूछा जा सकता है। फिर हम रिवीजन करा रहे हैं। आदेश 7 रूल 1 में वाद पत्र की अंतर्वस्तु, आदेश 20 के नियम 4 में निर्णय की अंतर्वस्तु, और आदेश 20 के नियम 6 में डिक्री की अंतर्वस्तु, तीनों एक साथ तैयार रखिएगा। एक क्वेश्चन बना है आर्डर 7 रूल 1 से, अब सीआरपीसी में जाकर बना है, और वह जो सीआरपीसी में बना है वह भी आपका 3 धारा पढ़नी है एक साथ। यहीं से आपका 3 क्वेश्चन बना था। देखिए सीआरपीसी में आरोप की अंतर वस्तु पूछा था तो 211, इसके बाद निर्णय की अंतर वस्तु तो 354 सीआरपीसी, और बंध पत्र की अंतर वस्तु 120। देखिए पिछली बार क्या क्या पूछा गया था, 3 क्वेश्चन इतने में आया था। प्री में आया था कि आरोप की अंतर्वस्तु सीआरपीसी की धारा में है तो 211, निर्णय के अंदर क्या लिखा जाएगा क्रिमिनल मामलों में तो कौन सी धारा सीआरपीसी की बताएगी 354, और जब गारंटी मांगी जाएगी, जब बांड भरवाया जाएगा बंध पत्र, तो बंध पत्र की अंतर्वस्तु में क्या क्या होगा, ये सीआरपीसी की धारा 120 बताती है। तो कहीं कोई समस्या हो तो बताइए, लेकिन एक एक लाइन क्या करना है सबको, 6 मैं बताया, 6 याद करके जाना है, और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस रहता है। और मैं बताया ही कि पिछली बार यहीं से 3 क्वेश्चन प्री में उठा था, 2 क्वेश्चन सीआरपीसी का और 1 क्वेश्चन आपका सीपीसी का। फिर हम एक बार सीआरपीसी का रिवीजन करवा रहे हैं। इल्जाम या आरोप या चार्ज में क्या क्या लिखा जाएगा जब न्यायालय चार्ज लगाएगा,
ये बातें सीआरपीसी की धारा 211 में बताया गया है। जब न्यायालय फैसला देगा तो फैसले के अंदर क्या लिखेगा, खाली तो छोड़ेगा नहीं। तो वे बातें कहाँ बताई गई हैं, 354। और जब बांड भरवाया जाएगा जिससे गारंटी मांगी जा रही है तो बंध पत्र की अंतर वस्तु कहाँ दी गई है, तो सीआरपीसी की धारा 120 120 एक साथ तैयार करके जाएगा। फिर एक बार हम बता रहे हैं। अब अगला देखिए, जब वादी वाद पत्र दायर कर रहा है तो आदेश 6 के नियमों का पालन करे, क्योंकि प्लीडिंग के नियमों का क्या करना पड़ेगा, पालन। उसके बाद अपना वाद पत्र तैयार करे और वाद पत्र में क्या क्या बातें लिखेगा, एक सीरियल वाइज देखिए। पहली बात है, उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है, यानी कि सबसे ऊपर आप क्या लिख दीजिए, कोर्ट का नाम। यानी कि आपका जिस न्यायालय में आप मुकदमा ला रहे हैं सबसे पहले ऊपर आप देखते होंगे उस न्यायालय का क्या लिखा रहता है, नाम। नाम हो गया तो नाम के बाद आपका पता होता भी तो होना चाहिए। तो दूसरा देखिए, वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। फिर एक बार देखिए, वादी यानी कि मुकदमा करने वाला अपना नाम लिखे, वर्णन लिखे। वर्णन का मतलब अपने पिता का नाम लिखे, एज लिखे, ये भी आपका क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर आपका अपना पता लिखे, निवास स्थान यानी कि पता लिखे। तो फिर आपका आदेश 6 का नियम 14 ए थोड़ा कवर करिए। तो अगर वादी ने वाद पत्र में एक बार अपना पता लिखा है तो सामान्यतः वह पता कितने दिन तक मान्य रहेगा, माना जाएगा किसी पते पर रह रहा है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल। भाई पढ़ाया गया था ना, कितने साल, 2 साल। रट कर जाइए, कितने साल, 2 साल। अगला देखिए, तीसरा, जहां तक अभिनिश्चित किए जा सकें प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। यानी कि जिसके विरुद्ध वादी मुकदमा कर रहा है उसका नाम लिखे, अगर पता है तो मन अभिनिश्चित कर सके तो। फिर उसका वर्णन, वर्णन मतलब वही उसका पिता का नाम याद हो तो पिता का नाम लिख दे, एज लिख दे। और प्रतिवादी का निवास स्थान लिखे। क्यों प्रतिवादी का पता लिखना जरूरी है, क्योंकि जब आदेश 5 के तहत न्यायालय समन निकालेगा तो समन प्रतिवादी के पते पर डाक द्वारा या किसी कोरियर द्वारा भेजा जाएगा। तो समन तभी पहुंचेगा जब पता सही हो कि गलत हो, सही हो। इसलिए आप पता क्या लिखिए, सही। पता होता करके आकर पता सही लिखना रहता है, नहीं तो गलत लिख दिए, एक बार वापस हो गया तो फिर कोर्ट भेज दीजिए, फिर सुधारिए, फिर दोबारा कोर्ट भेज दीजिए, और तब समन दोबारा क्या किया जाएगा, नए पते पर भेजा जाएगा। मुकदमे में डिले होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए आपका चौथा, जहां वादी या प्रतिवादी अवयस्क हैं या विकृत हैं वहां उस भाव का कथन। यानी कि जहां प्लेंटिफ या डिफेंडेंट यानी कि वादी या प्रतिवादी अगर माइनर हैं या अनसाउंड माइंड हैं तो इस बात को भी वाद पत्र में लिखा जाएगा कि नहीं, लिखा जाएगा। ऐसा नियम क्यों बनाया गया, इसके लिए मैं आर्डर बता चुका हूँ। फिर एक बार दोहराइए, कौन सा आदेश है कि अगर वादी या प्रतिवादी अवयस्क हैं या पागल हैं तो कौन से आर्डर में हमने बताया था, 32 में, आर्डर 32 में। तो बताइए, अगर वादी माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो तो वादी की ओर से कौन मुकदमा लाएगा, अवयस्क या पागल की ओर से कौन मुकदमा लाएगा, नेक्स्ट फ्रेंड या वाद मित्र। दूसरा नियम बताइए, अगर प्रतिवादी अवयस्क हैं, चित्त विकृत हैं यानी कि अनसाउंड माइंड है तो उसके बचाव के लिए
उसकी ओर से देख रेख मुकदमा को करने के लिए एक गार्जियन उसका नियुक्त किया जाएगा और उसका नाम बताइए क्या कहा जाता है, वादार्थ संरक्षक। इंग्लिश वर्जन भी याद रखिए, गार्जियन एड लिटेम। तो बताइए आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये जो माइनर के बारे में प्रावधान 32 में है, पागल के बारे में भी सेम प्रावधान लागू होगा कि नहीं, पिछली बार आया था लागू होगा और मैं बता चुका हूँ। बताइए वाद मित्र किसकी ओर से नियुक्त किया जाता है, वादी प्रतिवादी दोनों, इनमें से कोई नहीं। और आपका गार्जियन एड लिटेम प्रतिवादी, ये एमपी का मॉडल है और भरमाने के लिए यही सब दे रहा है एकदम। तो इस अगर वादी या प्रतिवादी माइनर हैं या अनसाउंड माइंड है तो वाद पत्र में इस बात को स्पष्ट आप लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि अगर वादी है माइनर तो वाद मित्र द्वारा मुकदमा लाएगा और प्रतिवादी है तो उसके बचाव के लिए न्यायालय एक गार्जियन नियुक्त करेगा जिसे वादार्थ संरक्षक कहेंगे। इसलिए लिखना क्या है, जरूरी। अगला देखिए, वे तथ्य जिनसे वाद हेतुक गठित हैं और वह कब आपका पैदा हुआ। यानी कि अब हमें जो देखना है इस पर अलग से भी आपका क्वेश्चन बनता है। काज ऑफ एक्शन यानी कि वाद हेतु। देखिए वाद हेतुक जो होता है, जो काज ऑफ एक्शन होता है, वह किसी भी मामले की आधारशिला नींव होती है, यानी कि जड़ होती है या रूट होता है। काज ऑफ एक्शन का मतलब ये हुआ कि आप किस कारण से मुकदमा कर रहे हैं, यानी कि आपके किस अधिकार का हनन हुआ है, कम से कम, और कब हनन हुआ कम से कम ये तो बताइए। यानी कि इसका मतलब कि आपके किस राइट का वायलेशन हुआ है, उस राइट का वायलेशन कब किया गया, इस बात को आप लिखिए। इसी को हम काज ऑफ एक्शन कहते हैं या वाद हेतु कहते हैं। वो इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है वाद का कारण, लेकिन वाद का कारण न कहिएगा। यानी कि उन परिस्थितियों का समूह जिसके आधार पर कोई सूट फाइल किया जाता है, ये लीगल भाषा है। वाद कारण समझाने के लिए बताया जाता है। अगर कोई पूछे कि काज ऑफ एक्शन क्या है, अभी हम बताएंगे और अभी घबराइए ना। काज ऑफ एक्शन क्या है तो आप वाद कारण या वाद का आधार न बताइए, पूरा वाक्य बताइएगा। उन परिस्थितियों का समूह जिसके आधार पर कोई वाद वादी द्वारा दायर किया जाता है। तो अब बताइए, जब तक वाद दायर करने का कोई आधार उत्पन्न न हो क्या फर्जी में मुकदमा कर देंगे? तो वाद हेतु वाद दायर करने का पूर्ववर्ती होना चाहिए कि पश्चातवर्ती, क्वेश्चन बनाए। यानी कि पहले वाद कारण उत्पन्न हो, काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो, तभी तो आप मुकदमा करेंगे कि पहले ही मुकदमा कर देंगे। माने वाद कारण उत्पन्न, आप फिर एक बार देखिए, वाद दायर करने के पूर्व वाद कारण का उत्पन्न होना अनिवार्य है। अगर कोई वाद कारण या काज ऑफ एक्शन है ही नहीं तो आपका मुकदमा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और वाद हेतु मुकदमा दायर करने के बाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसे होना चाहिए, पहले। अब एक उदाहरण देखिए जिसमें कि भाई कराया जाए, ध्यान से देखिए। ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है। बी ने करार में यह है कि बी इस पैसे को 1 जनवरी 2022 तक क्या करेगा, आपका वापस कर देगा। तो अब आप लोग बताइए, अब ए को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वह करार बी से किया है
तो किस तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा? 1 जनवरी 2022। अगर भी 1 जनवरी 2022 को यह पैसा अदा नहीं करता, यह पैसा रिटर्न ए को नहीं करता, तो यही आधार है जिसके आधार पर ए बी के खिलाफ 5,000 रुपये वसूलने के लिए कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। तो आप लोग बताइए, मुकदमा दायर करने के पहले काज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ कि बाद में? पहले, क्योंकि बी ने देने से क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। एक बार याद रखिए, बी ने देने से क्या कर दिया है? डिनाई। तो पहले डिनाई हो अधिकार से, तब आप मुकदमा करिए। तो इसमें बताइए आप लोग काज ऑफ एक्शन क्या है? वाद हेतु क्या हुआ? 5,000 रुपया बी ने देने से क्या कर दिया? आधार इनकार कर दिया। और आपका यही वाद का आधार है, यही वाद का क्रोध है, यही मुकदमे का क्रोध है, यही उन परिस्थितियों का समूह है जिन परिस्थितियों के आधार पर आप कोर्ट में क्या कर रहे हैं? मुकदमा। दूसरा एक उदाहरण देखिए, आपका पत्नी पति के खिलाफ मेंटेनेंस का वाद दायर करना चाहती हैं, तो कब करेगी? जब पति देने के लिए तैयार हो भरण पोषण, कि देने में उपेक्षा बरते या इनकार कर दे या डिनाई कर दे। तो जैसे ही पति मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता या आपका भरण पोषण या आपका एक और नहीं, आपका एक और आपका शब्द झारखंड में आया था, हाँ, रख रखाव। जैसे ही पति रख रखाव देने से इनकार करता है, वही वाद हेतुक है, वही काज ऑफ एक्शन है, और उसी आधार पर कौन मुकदमा करेगी? मेंटेनेंस की पत्नी। तो इसी यानी कि उन परिस्थितियों का समूह जिनके आधार पर कोई मुकदमा कायम किया जाता है। अगर किसी मुकदमे में कोई काज ऑफ सेक्शन नहीं है, तो वह मुकदमा न्यायालय क्या करेगा? रिजेक्ट। अब इसको थोड़ा एफआईआर पर जोड़िए, 154 सीआरपीसी पर थोड़ा अच्छे से। अगर एक व्यक्ति थानेदार को सूचना देता है और अपनी बातों को एफआईआर के रूप में लिखवाता है, पूरा एफआईआर पढ़ा गया, उसका क्लू निकाला गया, सार निकाला गया, और एफआईआर में कही गई बातों से किसी कानून के तहत किसी अपराध का सृजन नहीं होता, यानी कि कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है। तो जब कोई आधार अपराध का सृजन ही नहीं होता, तो इस आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एफआईआर को क्या कर सकते हैं? रद्द। कि पूरा पढ़ा जाए तो पंचौरा तो लिखा है, इधर उधर की बातें, लेकिन किसी धारा में इसकी बातें सेट नहीं हो पा रही। तो वहाँ भी ये है कि अगर एफआईआर लिखवा दिया गया, एफआईआर से किसी अपराध का क्या नहीं होता? सृजन ही नहीं होता। यह एक असंगत बात है, लेकिन असंगत बात भी सुसंगत हो जाएगी। कल ही शाम को बताया गया, लार्स पैराडाइज, वकीलों का स्वर्ग, सेक्शन एविडेंस का 11। तो वकील साहब क्या दिखाएंगे? जितनी भी परित बातें हैं दिखाइए कि हजूर इस एफआईआर से तो कोई अपराध ही नहीं बनता। तो अपराध नहीं बनता एक असंगत बात है, फिर भी ये क्या हो जाएगी? सुसंगत, क्योंकि एफआईआर को रद्द कराने की क्या रखती है? क्षमता। एफआईआर को बताइए कौन कैंसिल या रद्द कर सकता है? लोअर कोर्ट को पावर नहीं है, केवल हाई कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट, 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकता है। आगे देखा जाए अगला भाई आपका, यह दर्शित करने वाला तथ्य की न्यायालय की अधिकारिता है। यानी कि वाद पत्र में फिर लिखेंगे कि हजूर हम आपके न्यायालय में आए हैं और आपको इस मामले में क्या प्राप्त है? जुरिडिक्शन।
भाई आपका लिखना पड़ेगा कि आपको इस मामले में क्या प्राप्त है, अधिकारता। वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है, यानी कि जिस रिलीफ को तुम मांगने आए हो, कम से कम उस रिलीफ को तुम स्पष्ट रूप से वाद पत्र में क्या करो, लिखो। तो थोड़ा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर गौर करिए। तो मैं बताया था कि अगर वादी ने विनिर्दिष्ट अनुतोष की मांग की, स्पेसिफिक रिलीफ की मांग की, लेकिन कंपसेशन की मांग नहीं की, तो क्या जबरदस्ती न्यायालय अपने विवेक से कंपसेशन दिलवा सकता है कि नहीं? नहीं। लेकिन कंपसेशन की मांग कब तक की जा सकती है? निर्णय से पहले कभी भी। कब तक? हाँ, निर्णय से पहले कभी भी मांगा जा सकता है। और अगर एक बार विनिर्दिष्ट अनुतोष का दावा खारिज हो गया, आपने कंपसेशन की मांग नहीं की थी, तो क्या नया मुकदमा दायर करके कंपसेशन की मांग करने दिया जाएगा कि नहीं? नहीं दिया जाएगा। ये कंसेप्ट भी बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिए। सेम उसी प्रकार सीपीसी में आइए तो वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है, ये अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से लिखे। तो एक लिखवाया जाए संविदा के ही मामले में। ए ने वादा किया था, बी ने वादा किया था ए से कि हे बी, हम तुम्हें अपना मकान बेचेंगे, और बी ने वादा नहीं निभाया। ए मुकदमा कर रहा है, तो क्या क्या रिलीफ मांग सकता है? तो जब एक बार मौका मिला है तो सभी रिलीफ क्या करिए, मांग लीजिए। नहीं कि कुछ छोड़िए ना, क्योंकि जो छोड़ देंगे, यानी कि एक बार 4 साल के बाद मौका आ रहा है, तो जितनी ताकत आप लगा सकते हैं परीक्षा निकालने के लिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, लगा दीजिए। इसके बाद पता न कब मौका मिले। तो उसी प्रकार अगर ये जितनी डिमांड करना चाहता है कोर्ट से, कर दे। अब बाद में मौका कोर्ट देगा कि नहीं? नहीं देगा। अगर छूट गया है तो निर्णय से पहले क्या करेगा? दे सकता है, लेकिन फैसले के बाद आपको मौका। तो बताइए किसकी किसके सारे में थोड़ा बताइए, तो किसकी किसकी मांग की जा सकती है? संविदा का विशिष्ट पालन, यानी कि वही मकान हमें क्या किया जाए, बी से दिलवा जाए। मकान न दिलवाइए हजूर, तो हमें क्या दिलवा दीजिए? प्रतिकर दिलवा दीजिए, कुछ मुआवजा दिलवा दीजिए। इसके बाद हमें क्या दिलवाइए? खर्च। इसके बाद एक शब्द और लिखा जाता है, अदर रिलीफ, अन्य अनुतोष हमें दिया जाए जिसे न्यायालय क्या समझे उचित। अब आइए, तो अगर वादी ने विशिष्ट पालन की मांग की और अन्य अनुतोष की मांग ही नहीं की, तो क्या न्यायालय अपने मन से ये अनुतोष दिलवा सकता है कि नहीं? नहीं। लेकिन कब तक जोड़ा जा सकता है? निर्णय के पहले कभी भी। तो कंसेप्ट, यानी कि वादी जितनी डिमांड करना चाहता है, सभी डिमांडों को, सभी मांगों को अपने वाद पत्र में लिखे कि न लिखे? लिखे। अगला देखिए, जहां वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, तो वहां अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम। अब मुजरा अनुज्ञात करिए और आपका कुछ भाग त्यागिए, तो एक उदाहरण बनाया जाए जिसमें मुजरा अनुज्ञात किया जाए और आपका कह सकते हैं कि कुछ भाग त्यागा जाए। दो उदाहरण से देखिए। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि हजूर बी हमारा 5,000 रुपया लिया है। ठीक है, ये मूल दावा हो गया। लेकिन बी अपने वाद पत्र में ही कहता है कि मैं भी बी का कितना उधार लिया हूँ? 3,000। अतः 3,000 कटवा दिया जाए मेरा, और मुझे कितना दिलवाया जाए बी से? तो अब आप लोग बताइए, अगर वादी ये कहता है कि कुछ रकम मुजरा करवा दिया जाए, तो वह रकम स्पष्टतः अपने वाद पत्र में उसे लिखना होगा कि नहीं? लिखना होगा। तो ये क्या हो गया? मुजराई, सेटअप या प्रतिसाधन। अब कोई भाग त्याग देता है, तो वैभियर देखिए,
ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था। जब मुकदमा कर रहा है तो कहा कि 3,000 के लिए हम मुकदमा कर रहे हैं और 2,000 का अपना दावा स्वेच्छा से हम क्या कर रहे हैं, त्याग दे रहे हैं। तो बताइए लिखना पड़ेगा कि नहीं। और नहीं लिखा है इसका मतलब कि आपका पूरा दावा कर रहा है 5,000 का, यानी कि जितना तुम मुजरा अनुज्ञात या परमिट करते हो या जितना भाग जितना तुम अपना हिस्सा छोड़ रहे हो, कम से कम उसको स्पष्ट रूप से वाद पत्र में क्या करो, लिख दो। अगला देखिए, अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजन के लिए वाद की विषय वस्तु का मूल्य, ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है। यानी कि न्यायालय को अधिकारिता है और कोर्ट फीस के लिए जिस मुद्दे को लेकर विवाद है उस वाद की विषय वस्तु का मूल्य लिखा जाता है। मान लीजिए मकान को लेकर विवाद है, मकान की कीमत 1 करोड़ रुपया है, तो आपको लिखना होगा कि इस मकान की जो वैल्यू है वह कितना है, 1 करोड़। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि जिस मकान के लिए आप मुकदमा किए हैं उस मकान की वैल्यू के अनुसार कोर्ट फीस लगेगी, न्यायालय शुल्क लगेगा, और वैल्यू जितना अधिक होगी कोर्ट फीस उतना क्या होगी, कम लगेगी कि ज़्यादा। तो वादी हमेशा प्रयास करता है कि वैल्यू कम दिखाई जाए ताकि कोर्ट फीस बची रहे। प्रतिवादी विरोध करेगा कि इस मकान की वैल्यू ज़्यादा है। तो बताइए कोर्ट मने जो मकान की वैल्यू है अंत में कौन फैसला करेगा, न्यायालय। भाई वादी मांग करेगा तो वादी लिखता है तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, प्रतिवादी उसका क्या कर सकता है, विरोध। तो कौन डिसाइड करेगा कि वैल्यू कम लिखी है कि ज़्यादा, न्यायालय। अगर वैल्यू बढ़ा देता है तो कहेगा कि और कोर्ट फीस क्या करो, जमा करो, वैल्यू उतना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू बढ़ेगी तो कोर्ट फीस आगे हम बताएंगे। इस प्रकार आदेश 7 का नियम 1 आपका समाप्त हो गया। आदेश 7 का नियम 2 देखिए, धन के वादों में, यानी कि आपका अगर धन का वाद है तो बताइए धन के वादों में रकम लिखनी जरूरी है कि नहीं। जितना वह वसूलना चाहता है तो लिख दे। मानहानि का मामला है और ये चाह रहा है कि 20 से 20 करोड़ रुपया हम वसूल ले, तो कम से कम ये लिख दे कि मानहानि हुई है हमारी और कितना रुपया दिलवाया जाए। तो वाद पत्र में रकम लिखी जाएगी कि नहीं, लिखी जाएगी। आदेश आपका मने 7 नियम 3 छोड़ देना है। आदेश 7 नियम 4, जब वादी प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है, यानी कि आपका प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है तो ये आपका तब क्या होगा, तो जहाँ वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है वहाँ वाद पत्र में न केवल यह दर्शित होगा कि उसका विषय वस्तु में वास्तविक हित विद्यमान है, वरन यह भी दर्शित होगा कि आपका उसने वाद दायर करने के लिए जो भी आवश्यक कदम थे वह उठा चुका है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या मैंने उठा चुका है। ये भी आपका 5 भी छोड़ दीजिए। आपका 6 महत्वपूर्ण है। आदेश 7 का नियम 6 महत्वपूर्ण है। परिसीमा या विधि से छूट के आधार। तो पहले आइए एक बार देखा जाए कंसेप्ट। अब इधर जो आपका आदेश 7 का नियम 6 होगा, आदेश 7 का नियम आपका 9 होगा, 10 होगा, 10A, 11, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्री के लिए भी आगे महत्वपूर्ण होगा और मेंस के लिए भी। अच्छे से इनको देखना है, मैंने काफ़ी अच्छे से इधर से देखना है। और हमेशा एक क्वेश्चन आपका कैसे मॉडल बना हो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इधर के जो नियम हैं उसको अच्छे से तैयार रखना है। पहले परिसीमा विधि से छूट का आधार देखिए। परिसीमा विधि के बारे में जानिए तब तो बताया जाए।
सामान्यतः प्रत्येक मुकदमा कायम करने के लिए कानूनन समय निर्धारित कर दिया गया है कि आप इतने समय के अंदर यह वाद दायर कर दीजिए। अगर कानून द्वारा निर्धारित समय के अंदर आप मुकदमा दायर नहीं करते, समय बीत गया है तब करते हैं, तब आपको बेस बताना होगा कुछ, क्यों क्यों डिले हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि हम माइनर थे इसलिए डिले हो गया, हम अक्षम थे इसलिए डिले हो गया, या मुकदमा दायर करने पर हमारे ऊपर न्यायालय ने या सक्षम प्राधिकारी ने रोक लगा दिया था इसलिए डिले हो गया। कुछ तो दिखाइए। आधार आपका द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 में मिलेगा। आपका माइनर का बचाव ले सकते हैं, अब पागल का बचाव ले सकते हैं, तमाम। तो अगर आपको मुकदमा दायर करने में डिले हो गया तो कम से कम डिले का रीज़न बताइए, और अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि रीज़न सही है तो आपका वाद स्वीकार, और अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं ये रीज़न फर्जी है तो आपका वाद पत्र क्या हो जाएगा, अस्वीकार। क्योंकि विधि जागरूक की सहायता करती है, सुसुप्त की नहीं। जो निष्क्रिय है, जो स्लीपिंग है, यानी कि अब वैकेंसी आने वाली है, अब भी जो सोया रहा फिर जागने का आयोग मौका नहीं देगा। तो इसी समय जाग जाना है और जागकर अपने कर्तव्य पर पूरी तरह लग जाना है। अब अगर सो गए तो पता ना 2-4 साल तक क्या रहेंगे, सोए ही रहेंगे, क्योंकि अब 2-4 साल बाद ही तो मौका मिलेगा, कोई भरोसा है। फिर एक बार लास्ट में देखा जाए, एक उदाहरण कम से कम देखा जाए, कम से कम एक उदाहरण देखिए। आपका हम डिटेल में बताएंगे इसको। और ए ने बी को पैसा दिया था 5,000 और ड्यू डेट थी 1 जनवरी 2022। अब ए बी लौटाया नहीं। अब ए संविदा भंग के मामले में 1 तारीख 2012 को संविदा भंग की गई, तो 1 जनवरी 2012 से अगले 3 साल तक ये मुकदमा कर सकता है। अब इसी बीच ये पागल हो गया, तो बताइए पागल हो गया तो उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वह वाद मित्र के माध्यम से मुकदमा करे, या न करे तो जितने दिन वह पागल रहता है वो समय गिना नहीं जाएगा। तो मान लीजिए 6 साल पागल रहा, तो अब आप कहेंगे कि 3 साल बीत गया, समय तो समाप्त हो गया, तो भाई 6 साल पागल रह गया है, तो ऐसी दशा में ये 6 साल बाद आता है मुकदमा करता है, तो ये दिखाना पड़ेगा कि हजूर पिछले 6 साल से मैं क्या हूँ, अनसाउंड माइंड, इसलिए मुकदमा करने में क्या हो गई, देरी हो गई। लिमिटेशन एक्ट की इस धारा के तहत हमें क्षम्य किया जाए, ये समय 6 साल जीरो माना जाए, ये समय रुका रहेगा, ये समय गणना 3 साल में न किया जाए। आज मैं सही हुआ हूँ, अब आज से कितना आगे बढ़ेगा, 3 साल, तो 3 साल दिया ही जाता है। यानी कि चाहे जितना भी समय रहे, जिस दिन वह वयस्क हुआ, जिस दिन वह स्वस्थ हुआ, लिमिटेशन एक्ट में कितना मिलता है, 3 साल। तो 6 साल के बाद कितना मिलेगा, उसे स्वस्थ हो गया तो 3 साल, वह 3 साल के अंदर किसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है। तो अगर ये मुकदमा करता है और दिखाता है कि हजूर डिले हो गया है, तो डिले का कारण बताए और कानून बताए कि क्यों डिले हुआ, और डिले का जो आधार कानून में है लिमिटेशन एक्ट में उसको बताए। अगर नहीं बताता तो वाद पत्र आर्डर 7 रूल 11 के तहत क्या होगा, हम बताएंगे उसको डिटेल में। ये नहीं कि आपका मेंस में और प्री में आर्डर 7 रूल 11 से अलग क्वेश्चन बनता है। तो आज इतना ही पढ़ाया जाए, कल आपका इसको आगे बताया जाएगा आपका, क्योंकि आपका इधर कई चीज़ें महत्वपूर्ण है इस नियम में। भाई एक एक करके जानते रहिए। आपका एक एक पॉइंट इधर दो जो आदेश हैं 7 और 8,
इधर काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है।